नमस्कार। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं भारत के अफवाह तंत्र को डिटेल में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत के अफवाह तंत्र को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना होगा कि नदी किसे कहते हैं, नदी क्या होती है। ठीक है, नदी का कार्य क्या है कि जल को समुद्र तक ले जाना। नदी का कार्य क्या है कि जल को समुद्र तक लेकर जाना। ठीक है, उसको खाड़ी तक लेकर जाना नदी का कार्य होता है। तो नदी जो है, नदी को जल कहाँ से प्राप्त होता है? नदी को जल जो है 3 स्रोतों से प्राप्त होता है। एक होता है ग्लेशियर से। ठीक है, जब ग्लेशियर की बर्फ़ पिघलती है तो वो नदी का रूप रहते हुए ढाल के अनुरूप, नदियाँ जो होती हैं वो क्या होता है, ढाल के अनुरूप बहती है। जहाँ उसको ढाल मिलती है वो वहाँ पर बहती चली जाती है। तो नदी जो होता है, नदी का कार्य है जल को समुद्र तक ले जाना। ठीक है, ये ढाल के सहारे, ढाल के अनुरूप बहती है, गुरुत्व के कारण ये प्रवाहित होती रहती है और समुद्र में जाकर मिल जाती है नदियाँ। नदियों को जल किससे प्राप्त होगा? एक तो आपको ग्लेशियर से प्राप्त होगा। ठीक है, या तो नदी को जल जो है झील से प्राप्त होगा, या फिर हम कह सकते हैं इसे वर्षा के जल से। ठीक है, तो नदियों को 3 स्रोतों से जल प्राप्त होता है, ग्लेशियर से, झील से और वर्षा से। ये आपको याद रखना है। अब सहायक नदियाँ क्या होती हैं देखेंगे कि मान लीजिए ये तो मेन नदी हो गई आपकी, ये क्या होगी, मेन नदी होगी जो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ से निकली है। ठीक है, इस पर्वत से निकली। मान लीजिए इस पर्वत से दूसरी नदी आकर इसमें मिल गई, फिर इस पर्वत से निकली हुई दूसरी नदी आकर इसमें मिल गई, फिर मान लीजिए यहाँ से एक नीचे से आकर इस पर्वत नदी में मिल गई। ठीक है, तो ये तो आपकी मेन नदी है, इसमें अन्य 3 नदियाँ आकर मिली हैं, तो एक जाल के अनुरूप बना लेती हैं। क्या कोई जाल जैसे दिख रहा होगा, इधर से नदी आ रही, उधर से नदी आ रही, मेन नदी में मिल रही है। तो ये जो मुख्य नदी और उसकी जो सहायक नदियों के द्वारा जो जाल निर्मित होता है, इसे ही नदी का अपवाह तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी का अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे वितरिका क्या होती है। वितरिका क्या होती है? क्या नदी को आपको समझने के लिए इन सारे जो वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। वितरिका क्या होती है देखते हैं। जैसे जब नदी बहती है और वो जब समुद्र में मिलने वाली होती है ना, तो क्या होता है, इसकी शक्ति बहुत ही कम हो जाती है। ठीक है, समुद्र में जाने के इसमें, क्योंकि जब पहाड़ से निकलती तो बहुत स्पीड से निकलती है, उसकी बहुत एनर्जी होती है उसमें, एकदम धड़ाधड़ निकलती है। ठीक है, और जैसे वो समुद्र में मिलने वाली होती है वहाँ पे ढाल भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समुद्र में जाएंगे तो एकदम मैदानी एरिया जाएगा तो उसका ढाल कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगा, वो एकदम थक जाएगी नदी। तो क्या हो जाएगी, ऐसे कई के भागों में ऐसे बढ़ जाएगी, इधर जाएगी, कुछ पोर्शन इसका इधर जाएगा, कुछ इधर उधर, ऐसे वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये क्या होती है, फिर यहाँ पर नदियाँ जो है कई भागों में बढ़ जाती है, तो इसे ही वितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे वितरिका कहते हैं। जब नदियाँ यहाँ पे बढ़ती तो वो पुनः नदी में आकर नहीं मिलती, नहीं किसी अन्य नदी में भी नहीं मिलती है। बस ये है कि वो कई भागों में सिर्फ बढ़ जाती है और छट जाती है। ठीक है, फिर समुद्र में जाके वो मिल जाती है, तो इसे कहते हैं वितरिका। अब है आपको यहाँ समझना है कि नदी की अवस्थाएँ क्या होती हैं। नदी की आपको 3 अवस्थाएँ याद रखनी है। युवावस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है, वृद्धावस्था। ठीक है, तो युवावस्था किसे कहते हैं, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था किसे कहते हैं, हम इसे देखते हैं। कि मान लीजिए कि ये कोई पर्वत है। ठीक है, मान लीजिए ये कोई पर्वत है, इस पर्वत से मान यहाँ पे ग्लेशियर और यहाँ से जो है एक नदी निकल रही। ठीक है, मान लीजिए ग्लेशियर पिघला और ये यहाँ से नदी का उद्गम हो रहा है। हाँ, तो नदी का उद्गम किसे कहते हैं? नदी जहाँ से निकलती है, नदी जहाँ से निकलती है, जिस स्रोत से निकलती है, चाहे वो किसी झील से निकल रही हो या चाहे किसी ग्लेशियर से निकल रही हो, तो उसे नदी का उद्गम स्थल बोलते हैं। ठीक है, तो नदियों का उद्गम स्थल समझ आएगा, जहाँ से नदी निकलेगी उसे उद्गम स्थल बोलेंगे। और नदियाँ जहाँ पर समुद्र में जाकर मिल जाती हैं उस क्षेत्र को उसका मुहाना कहते हैं। ठीक है, नदियाँ जिस स्थान पर समुद्र में मिलती हैं उसे उस क्षेत्र का, उस नदी का मुहाना कहते हैं। जैसे गोदावरी नदी का मुहाना सुना होगा आपने, महानदी का मुहाना, गंगा का मुहाना सुना होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हम इसे आगे डिटेल में देखेंगे। तो अब नदियाँ, जैसे मान लीजिए एक पर्वत है और ये नदी का उद्गम आपका यहाँ से हो रहा है। ठीक है, ये आपकी नदियाँ आपकी यहाँ से गिर रही हैं। ठीक है, अब जैसे नदियाँ ऊंचाई से गिर रही हैं, तो ये जो इस स्थिति, इसकी नदियाँ का जब उद्गम हो रहा है और जब नदियाँ यहाँ तक पर्वत तक यहाँ पर बह रही हैं, तो इसे ही नदी की युवावस्था कहते हैं। जब वो पहाड़ी एरिया में होती है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे नदी जब पहाड़ी एरिया में होती है तो उसे नदी की युवावस्था कहते हैं। ठीक है, अब जब नदी पर्वत से निकलती है, युवावस्था में होती है, तो उसका वेग ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ अगर ऊंचाई से गिरेगी तो उसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा होगी, और उसका अगर वेग ज़्यादा होगा तो वो बहुत ज़्यादा अपरदन करेगी। क्या करेगी? सर्वाधिक अपरदन कब करती है? नदी की युवावस्था में करती है, क्योंकि वो पहाड़ों से निकलती है। तो मान लो यहाँ पे जैसे पत्थर है, वो एकदम स्पीड से बह रही है, तो ये क्या हो जाएगी, एकदम बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ तोड़ के वो यहाँ पर ले आएगी। ठीक है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ तोड़ के वो नदी एकदम स्पीड में होगी लेकर आएगी। जैसे मान लीजिए
आप घर में कपड़ा सुखाते हैं और जब तूफान आता है, तूफान मतलब हवा का ही रूप है जो कि बहुत स्पीड से आता है, तो आपके कपड़े उड़ जाएंगे। वही जो दिन भर में हल्की फुल्की हवाएं चलती है उससे कपड़े उड़ते हैं क्या? नहीं उड़ते। ठीक है, तो वैसे ही है कि जब नदी की स्पीड बहुत ही ज़्यादा होगी तो क्या कोई अपरदन वो बहुत ज़्यादा करेगी, बहुत सारे जो पर्वत में जो पत्थर वत्थर रहेंगे उसको उसको बहा के अपने साथ लेके जाएगी। ठीक है, तो बहुत सर्वाधिक अपरदन करती है कब? युवावस्था के दौरान नदियाँ, ये आपको याद रखना। ठीक है, नदियों का स्पीड बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ऊंचाई से गिरते तो सर्वाधिक अपरदन करेगी, याद रखना है। यहाँ पे जो अपरदन करती है वो क्षैतिज अपरदन करती है क्योंकि ऊंचाई से गिर रही है, सॉरी ऊर्ध्वाधर अपरदन करेगी। ठीक है, यहाँ ऊंचाई से गिरे तो ये क्या करेगी? ऊर्ध्वाधर अपरदन करेगी। सर्वाधिक ऊर्ध्वाधर अपरदन कब करती है नदियाँ? क्वेश्चन आएगा तो क्या होगा आंसर? युवावस्था में करती, क्योंकि उस समय वो पहाड़ों से निकल रही होती हैं। और इसी दौरान क्या करती है? वो गहरी घाटी व गर्तों का निर्माण करती है क्योंकि एकदम स्पीड से बहेगी, यहाँ पे क्या और गड्ढा करते जाएगी, उसकी स्पीड ज़्यादा है तो यहाँ क्या करेगी? और गड्ढा करते जाएगी, तो गहरे गर्तों का निर्माण करती है, गहरी घाटियों का निर्माण करती है। और साथ ही साथ इस एरिया में नदियाँ जो होती है वो जलप्रपात का भी निर्माण करती हैं। ठीक है, क्या करती है? जलप्रपात का निर्माण करती हैं। और ऊर्ध्वाधर अपरदन सर्वाधिक करती है, क्षैतिज अपरदन भी करती है परंतु ऊर्ध्वाधर अपरदन सर्वाधिक करती है। तो इसे क्या कहते हैं? नदियों की युवावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? नदी की युवावस्था कहते हैं। अब इसके बाद नदी जब पहाड़ों से निकल जाती है, वो जब मैदानी एरिया में आती है तो वहाँ पे वो प्रौढ़ावस्था में होती है। ठीक है, अब क्या होगी? जैसे नदियाँ मान लो मैदानों में आ गई और वो मैदानों में जब आती है तो वो लहरा लहरा के चलती हैं। मैदानों में जब आती है तो क्या होती है? वो लहरा लहरा के चलती हैं। ठीक है, अब ये मैदानी एरिया में आ गई नदियाँ तो इसे नदियों की क्या कहते हैं? प्रौढ़ावस्था कहते हैं। इस समय जो अपरदन है वो युवावस्था, यहाँ पर भी अपरदन होगा, मैदानी एरिया में भी अपरदन होगा और निक्षेपण भी करेगी। ठीक है, युवावस्था में सिर्फ अपरदन होता है, युवावस्था में क्या होता है? सिर्फ अपरदन होता है, और प्रौढ़ावस्था में अपरदन और निक्षेपण दोनों होता है। अब जब नदियाँ जो है आपकी नीचे आ गई, ठीक है, मैदानी एरिया में जब नदियाँ आकर बहने लगेंगी तो क्या हो जाएगा कि ये अपरदन तो करेंगी लेकिन युवावस्था के तुलना में अपरदन कम करेगी क्योंकि मैदानी एरिया में जैसे ही वो प्रवेश करेगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नदियों की चौड़ाई बढ़ जाएगी, नदियों का जो क्षेत्र है ना वो फैल फैल के बहेगी क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा स्पेस मिलेगा। मैदानी एरिया है, ऑब्वियस बहुत ज़्यादा उसको स्पेस मिलेगा तो एकदम वो चौड़े रूप में बहेगी, उसका क्षेत्र क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब क्षेत्र अगर बढ़ेगा, ठीक है, अगर उसका क्षेत्र बढ़ेगा तो क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे आप खुद समझिए कि जैसे जल का क्षेत्र अगर ऐसा बढ़ गया है, अगर वो एक ही धारा में बहेगी तो एकदम स्पीड से बहेगी, एक ही धारा में बहेगी एकदम स्पीड से बहेगी, लेकिन इसका क्षेत्र बढ़ गया, वो फैल के बह रही है तो उसका जो वेग हो जाएगा क्या हो जाएगा? यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? नदी का जो वेग हो जाएगा वो कम हो जाएगा, और वेग कम होगा तो क्या हो जाएगा? ये अब अपरदन भी कम करेगी क्योंकि युवावस्था में तो उसका वेग ज़्यादा था, ऊंचाई से गिरी थी तो अपरदन ज़्यादा करी थी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका अपरदन कम हो जाएगा, तो नदी क्या हो जाएगी? यहाँ पर अपरदन जो है कम करेगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? नदियाँ जो है यहाँ पर अपरदन जो है कम करेंगी। ठीक, उसके बाद देखेंगे जब अपरदन कम करेगी और इसके साथ साथ ये निक्षेपण भी करेगी। ठीक है, क्योंकि वेग कम हो गया है, अगर मान लो जैसे वेग कम हो गया तो इतने क्षेत्र को काट देती है। ठीक है, इतने क्षेत्रों को वो अपरदन कर रही है, मतलब यहाँ पे जो मिट्टी विट्टी है या और भी चट्टाने वट्टाने उसको भी तोड़ तोड़ के वो यहाँ पर वो तोड़ रही है। ठीक है, और उसको ला के यहाँ पर वो जमा कर दे रही है, उसको यहाँ के जमा भी कर दे रही है क्योंकि यहाँ पर उसका वेग कम हो गया, वो थक जाती है। ठीक है, प्रौढ़ावस्था में क्या हम थोड़े थक जाते हैं, युवावस्था में हम यंग रहते तो बहुत सारे काम करें, तोड़ फोड़ सब कर लेंगे। अब जैसे ही प्रौढ़ावस्था में आ जाएंगे हमारी एनर्जी कम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? थोड़ा देर किसी सामान को ढोएंगे, मतलब थोड़ा देर वो तोड़ेगी, थक जाएगी तो उसी सामान को वो क्या करेगी? यहाँ पर छोड़ देगी। ठीक है, जो तोड़ फोड़ करेगी, जो अपरदन करेगी उसको वहाँ पे निक्षेपित कर देगी या जमा कर देगी। ठीक है, फिर वो और आगे बढ़ेगी, फिर यहाँ पे मान लो थोड़ा तोड़ फोड़ करेगी, फिर उसको फिर वो यहाँ पे आके जमा कर देगी, फिर यहाँ पे तोड़ फोड़ करेगी, फिर उसको यहाँ पे जमा कर देगी। तो ऐसी नदियाँ जो है अपरदन निक्षेपण करती हुई चलती हैं। कहाँ पर चलेंगी? अपरदन निक्षेपण दोनों करते हुए प्रौढ़ावस्था में। ठीक है, कहाँ चलेगी? प्रौढ़ावस्था में। अब यहाँ पे जो निक्षेपित करती है ना नदियाँ, इसी से ही मैदानों का निर्माण होता है। अपरदन भी कर रही है, फिर छोड़ दे रही है, फिर अपरदन कर रही है, फिर छोड़ दे रही है, तो इसी एरिया में जो निक्षेपित करती है, जो जमाव हो रहा है नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों का, यहीं पर क्या होता है? मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है, क्या होता है? मैदानों का निर्माण होती हैं। अब यहाँ पर जो नदियाँ हो रही है वो क्षैतिज अपरदन कर रही है। ठीक है ना, हमने क्या देखा? तो युवावस्था में ऊर्ध्वाधर अपरदन कर रही थी क्योंकि ऊंचाई से गिरती, वहाँ भी क्षैतिज अपरदन होता है लेकिन कम ही होता है। और प्रौढ़ावस्था में देखोगे तो ये तो मैदानी एरिया में जा रही है तो यहाँ पे क्या करेगी? पूरा क्षैतिज अपरदन करेगी। तो आपको ये याद करना है, प्रौढ़ावस्था में याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे इसका जो वेग है कम हो जाएगा,
इसका क्षेत्र बढ़ जाएगा, बहुत चौड़े रूप में बहेगी, वेग कम हो जाएगा, वेग कम हो जाएगा, उसकी शक्ति कम हो गई, तो अपरदन तो करेगी, कम करेगी, फिर आगे लाके छोड़ देगी, जमा कर देगी, फिर अपरदन करेगी, फिर छोड़ देगी, और इस तरह से मैदानों का निर्माण होगा। ये आपको प्रौढ़ावस्था में याद रखना है। उसके बाद थर्ड है आपका वृद्धावस्था। वृद्धावस्था क्या होती है कि जब नदियाँ जो है पहाड़ से निकली, इस तरह मैदानी एरिया में बही, फिर जब वो समुद्र में जाके मिलने वाली होती है, ठीक है, और उसकी जो ढाल है वो कम होती जाती है। क्या है, पर्वत पर ढाल ज़्यादा होती है, मैदानी एरिया में थोड़ी कम, और समुद्र में जाने के समय ना बहुत ही कम उसको ढाल मिलती है। तो वहाँ पर जो नदियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, कई वितरिकाओं में बढ़ जाती हैं। क्या होती है, वृद्धावस्था में जब आती है नदियाँ बहुत ही ज़्यादा थक जाती हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा थक जाएगी, वो बिल्कुल भी अपने सामान को ढो नहीं पाएगी, जो भी वो साथ लेगी ना तो बहुत ज़्यादा थक जाएगी, ठीक है, और उसकी स्पीड बहुत ही कम हो जाएगी जब नदियाँ मुहाने पर पहुँचेगी तो। और यहाँ पे वो अपरदन बिल्कुल भी नहीं करती, ठीक है। सर्वाधिक अपरदन कहाँ करेगी, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में थोड़ा कम अपरदन करेगी। अब वृद्धावस्था में आएगी तो नदी के तोड़ फोड़ नहीं कर पाएगी, उसके में तो उतनी शक्ति नहीं है, लेकिन जो नदी के द्वारा जो मलबा लाएगी वो यहाँ पर जो नदियाँ, उसकी वेग कम होगा तो नदियाँ क्या हो जाएंगी, कई वितरिकाओं में बढ़ जाएंगी, ठीक है, नदियाँ क्या हो जाएंगी, कई वितरिकाओं में बट जाएंगी, क्योंकि उसकी एनर्जी बहुत ही कम हो चुकी है, वितरिकाओं में बट के वो क्या हो जाएगी, समुद्र में जा कर के मिल जाएगी। ये जो एरिया वितरिकाओं में बढ़ती है यही क्या कहलाते हैं, और जो समुद्र में मिलने वाला ये जो बीच का जो पूरा एरिया होता है ना उसे नदी का मुहाना कहते हैं, ठीक है। ये इसकी वृद्धावस्था होती है, जब वो समुद्र में मिलने वाली होती है, जब नदी अपने मुहाने पर पहुंचती है, उसका मुहाना यहाँ से स्टार्ट हो गया, जब नदी अपने मुहाने पर पहुंचती है तो उसे ही क्या कहते हैं, वृद्धावस्था कहते हैं। इस दौरान जो नदियाँ होती है वो अपरदन बिल्कुल नहीं कर पाती, क्योंकि उसका वेग बहुत ही कम हो जाता है, उसका वेग क्या हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है, तो अपरदन नहीं कर पाती, और कई भागों में वो यहाँ पर बढ़ जाती है, ठीक है, कई भागों में बढ़ जाती है, उसकी शक्ति बहुत ही क्षीण हो जाती है, और जो उसके द्वारा जो लाया गया मलबा है उसको ऐसे बीच बीच में वो छोड़ छोड़ के अलग अलग भाग में बढ़ जाती है, ठीक है। और वो यहाँ पर जैसे ये नदी के बीच में इसको जमा कर देगी, इस एरिया में अपने मलबे को जमा कर देगी, इस एरिया में मलबे को जमा कर देगी, और बाकी तो नदियाँ अलग अलग भागे बढ़ गई जिसे वितरिका बोलते हैं, ठीक है, तो बीच बीच में जो है मलबे को वो जमा कर देती है, और फिर आगे जाके जो पतली पतली जो वितरिकाओं में बटी है ये आगे जाके समुद्र में मिल जाती है, ठीक है। और ये जो मलबा है ये इसी मलबे को क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, ठीक है। कब निर्माण होता है डेल्टा का, जब नदी जो है अपने वृद्धावस्था में होती है और वो उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, उसका वेग कम हो जाता है, वो बिल्कुल भी अपरदन नहीं करती है, तो अपने द्वारा लाए गए जो कचरा होता है, ठीक है, अपने द्वारा लाएगा जो कचरा होता है तो उसको वो क्या करती है, अपने वितरिकाओं के सहारे वो सब बीच बीच में छोड़ देती है, तो उसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। तो इतनी सारी जो चीज़ें आपको इसमें याद रखनी नदियों में, कि नदी किसे कहते हैं, सहायक नदी किसे कहते हैं, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं, वितरिका किसे कहते हैं, नदी की अवस्थाएँ क्या क्या हैं, ठीक है। तो आपको ये सब समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट है कि देखते हैं कि भारत में आप नदियों को देखेंगे तो भारत में जो नदियां हैं उसे हम दो भागों में बांटते हैं। भारत की जो अपवाह तंत्र है नदियों का उसे दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका हिमालयन अपवाह तंत्र, क्या है आपका, एक है हिमालयन अपवाह तंत्र और दूसरा है महाद्वीपीय प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र, ठीक है। तो हिमालय अपवाह तंत्र को तीन भागों में बांटा गया, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, गंगा नदी अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। ये हो गया आपका हिमालय अपवाह तंत्र, और ये नीचे हो गया आपका प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। हिमालय नदी अपवाह तंत्र को कितना भागों में बांटा गया, तीन भागों में। ऊपर में देखेंगे जम्मू कश्मीर सिंधु नदी बहती है तो सिंधु नदी अपवाह तंत्र, ठीक है। हिमालय से आपकी जो गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड से, तो ये हो गया आपका गंगा नदी अपवाह तंत्र मैदानी एरिया में। उसके बाद है आपका ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र आपका पूर्वोत्तर राज्य में, ठीक है। तब क्या होता है कि जो भारत की जो नदियां हैं हिमालय अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत का जो नदियां हैं अपवाह तंत्र, उसमें बहुत सारे अंतर हैं, ठीक है। तो उन अंतर को हम एक बार देख लेते हैं। आप देखेंगे कि जो हिमालय की नदियां हैं वो क्या हिमालय पर्वत से निकलती है, हिमालय पर्वत में बहुत सारे ग्लेशियर हैं, तो क्या होता है उन ग्लेशियर से जो नदियाँ निकलती है, इसलिए ये जो नदियाँ होती हैं ना हिमालय की नदियाँ वो सदा नीरा होती है, मतलब वहाँ पे जल की कभी कमी नहीं होती, वर्ष भर वो जल से पूर्ण होती नदियाँ, ठीक है। तो हिमालय से जो नदियाँ निकलती है वो क्या होती है, सदा नीरा होती है, मतलब वर्ष भर जल से पूर्ण रहती है, याद रखना है। यहाँ से हिमालय से जो नदियाँ निकलेंगी ना ग्लेशियर से, उसमें क्या होता है उसके जल में दो बार वृद्धि होती है। जब वो जो नदी बहती है हिमालय से जो निकलने वाली जो नदियाँ होती हैं उसके जल स्तर में दो बार वृद्धि होती है। कब होती है, एक गर्मी के समय होती है, क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या है बर्फ़ बहुत ज़्यादा पिघलती है, तो गर्मी के दिनों में उसके जल स्तर में वृद्धि हो जाएगी। दूसरा कब होगा, दक्षिण पूर्वी मानसून के समय, जब दक्षिण पूर्वी मानसून आता है और वो हिमालय से यहाँ पर टकराता है तो उसमें जब वर्षा होती है तो उसके कारण
तो क्या होता है, दक्षिण पूर्वी मानसून के कारण जो है वर्षा होती है, तो उस वर्षा के जल से और ग्लेशियर से तो जल आ ही रहा नदी के द्वारा, और वर्षा का जल और मिल जाएगा, तो उस दौरान क्या होता है, उसके जल स्तर में वृद्धि होती है। तो जो है हिमालयन अपवाह तंत्र, इसमें कब वृद्धि होती है, एक ग्रीष्म ऋतु के समय, गर्मी के समय, और दूसरा दक्षिण पूर्व मानसून जब आता है उस दौरान उसके वहाँ की नदियाँ होती है, उसके जल स्तर में वृद्धि होती है। इसी कारण जो है कोसी नदी में भी बाढ़ आ जाती है, जिसे बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखिए प्रायद्वीपीय भारत में क्या होता है। प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ रहती है वो मौसमी नदियाँ रहती है, मतलब वर्षा पर निर्भर करती है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ क्या होती है, मौसमी नदियाँ होती है, वर्षा पर निर्भर करती हैं। ये वर्षा का जल पर निर्भर करेगी। ठीक है, इसलिए जो वर्ष में एक ही बार जो है इसके जल स्तर में वृद्धि होती है, क्योंकि वर्षा के जल पर निर्भर करेगी। तो सिर्फ वर्षा ऋतु जब आएगी उसी दौरान इसके जल स्तर में वृद्धि होती है। ठीक है, वो भी कब होगी, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय। जैसे यहाँ से नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी जो निकलती है, ठीक है, ये सब वर्षा के जल पर निर्भर करती हैं। ये आपको याद रखना है। उसके बाद याद रखना है कि जो हिमालय की जो नदियाँ होती हैं वो क्या होती है, बहुत ही अधिक लंबी होती है। हिमालय से जो निकलने वाली नदियाँ होती बहुत ही अधिक लंबी होती है। ठीक है, क्या होती है, अधिक लंबी होती है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। ये नदी लंबी क्यों होती है, क्योंकि समुद्र से इसकी दूरी ज़्यादा होती है। इसके स्रोत जहाँ से इसका उद्गम होता है वहाँ से समुद्र की दूरी ज़्यादा होती है, इसलिए लंबी होती है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ क्या छोटी होती है, क्या होती है, इनके तुलना में, हिमालय अपवाह तंत्र की तुलना में प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो होती है छोटी होती है। अब देखेंगे जो हिमालयन नदियाँ होती है वो क्या होती है, पर्वतों से निकलती है, इसलिए ये जो नदियाँ होती है गहरी घाटी और गार्ज का निर्माण करती है। क्या कहती है, गहरी घाटी और गार्ज का निर्माण करती है। जलप्रपात का भी निर्माण करती है, लेकिन बहुत कम। जनरली यहाँ की नदियाँ जो गहरी गहरी घाटियों का और क्या होती है, गार्ज का निर्माण करती है। जबकि प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ होती है पहाड़ी क्षेत्र, यहाँ पे क्या है, पठार वगैरह पहाड़ी एरिया ज़्यादा है, तो पठार पहाड़ी एरिया से बहती है, इसलिए जलप्रपात का निर्माण करती है। क्या करती है, जलप्रपात का निर्माण करती है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। ठीक है, ऊपर के देखेंगे तो हिमालयन जो नदियाँ हैं वो क्या होती है, जल परिवहन के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यहाँ की जो नदियाँ जैसे गंगा नदी है, उसमें क्या होता है, जल वर्ष भर क्या होता है, जल भर आता है, वर्ष भर क्या होता है, यहाँ पे जल से ही पूर्ण होता है, इसलिए जल परिवहन के लिए उपयुक्त है। जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ होती हैं कम जल के कारण परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं होती है, जल परिवहन के लिए। ठीक है, इसके बाद देखेंगे कि जो आपकी हिमालय की जो नदियाँ हैं वो क्या होती है, मैदानी भाग में बहती है। क्या होती है, मैदानी भाग में बहती है, इसलिए विसर्प का निर्माण कहते हैं। विसर्प जैसे ऐसी नदियाँ जो बहती है ना उसे विसर्प कहते हैं। ठीक है, मैदानी भाग में जो नदियाँ बहती है वो विसर्प का निर्माण करती हैं। जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत के पठारी एरिया है, प्रायद्वीपीय भारत के पठारी एरिया है, बहुत सारी चट्टानें हैं यहाँ पर, ठीक है, पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ की जो नदियाँ हैं वो भ्रंश घाटी में बहती है। क्या कहती है, भ्रंश घाटी में बहती है, इसलिए सीधे मार्ग में ही, सीधा मार्ग या रेखीय मार्ग होता है। इसका मार्ग कैसा होता है, सीधा या रेखीय होता है। जैसे ऐसे नर्मदा निकलती है भ्रंश घाटी से बहती है, तो इसका मार्ग कैसा, सीधा होगा। ठीक है, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, इस तरह इनका मार्ग क्या होता है, सीधा होता है। जबकि ऊपर की नदियाँ जो हिमालयन नदियाँ जो होती है वो जो होती है विसर्प का निर्माण करती है। आपको याद रखना है। अब याद रखना है कि जो हिमालयन नदी होती है वो डेल्टा का निर्माण करती है, बड़े बड़े डेल्टा का। जैसे गंगा नदी का डेल्टा बहुत ही बड़ा डेल्टा है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा है, गंगा नदी का डेल्टा है। तो इस तरह से जो नदियाँ होती हैं वो बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ होती हैं वो छोटे डेल्टा का निर्माण करती है। क्या करती है, छोटे छोटे डेल्टा का निर्माण करती हैं और एस्चुरी का भी निर्माण करती हैं। तो आपको अंदर समझ में आया हिमालयन अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय भारत के अपवाह तंत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पूरे अपवाह तंत्र को डिटेल में, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को हम डिटेल्स में देखेंगे। ठीक है, पूरी उनकी परियोजनाओं के साथ। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।